देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आज रविवार को छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं की, 10 सालों में महंगाई क्यों कम नहीं हुई, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, आपने क्यों कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि चुटकी बजाकर युद्ध रोक देते हैं, तो महंगाई कम क्यों नहीं करते। हाथरस में असम में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मोदी जी ने मुंह फेर लिया। मोदी जी ने अत्याचारियों को बचाया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ माफ कर दिए। किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, पीएम उनकी बात सुनने घर से बाहर नहीं निकले। दुनिया के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले दुनिया भर में दिखते हैं, लेकिन आम जनता के बीच दिखाई नहीं देते। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राज के समय सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, लेकिन आज देश का युवा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। आज कांग्रेस की जो हालत है उसकी गुनाहगार वह खुद है। जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, कभी 400 सीटें जीती थी वो पार्टी आज 300 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही। आज कांग्रेस को उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे। इंडी गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है और गठबंधन वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्षी गठबंधन के दल देश में 25% सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर चुनाव से पहले ये हालत है तो चुनाव के बाद क्या होगा। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की गई इंडिया गठबंधन की रैली में विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकी है, हर जाति धर्म के लोगों को मूर्ख बनाया है। आज तक देश के युवा, किसान, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों को पार्टी ने ठगा है और जिस तरह से स्टेज पर जादू दिखाने वाला जादूगर छलावा करता है, वैसे ही देश को छला जा रहा है। कल्पना सोरेन ने इस दौरान हेमंत सोरेन का जेल से भेजा गया भाषण भी पढ़ा। कल्पना सोरेन ने कहा कि जिस तरह से देश की एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे देश पर खतरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन झारखंड गरीब नहीं है। झारखंड के संसाधनों का इस्तेमाल पूरा देश कर रहा है। बता दें कि झारखंड के अवैध खनन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी काले धन का पैसा जनता को दे रहे थे, जनता के खाते में पैसा तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदे का पैसा आ गया। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। वो सिर्फ झूठ बोलने की फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रचारक भी हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि इंडिया लाइन से वो डरे हुए हैं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ पहले चरण का, पहले दिन ही देश की जनता ने 400 पार की फिल्म को सुपर फ्लॉप कर दिया। मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं, उन्हें सुनने कोई नहीं आ रहा। मोदी के झूठ से लोग परेशान हो गए हैं। अब उनके जुमलों का पहाड़ देश की जनता ने ढहा दिया है। तेजस्वी ने गाना गाते हुए आगे कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम जो झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुई जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी स्टेज पर बोलते हुए कहा कि अरविंद डायबिटीज के पेशेंट हैं। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन अरविंद नहीं माने, जान दांव पर लगाकर आंदोलन किया। वो उसूलों के पक्के हैं। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपड़ासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद को सत्ता का कोई मोह नहीं है, बस उन्हें देश की सेवा करनी है। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। उनके मन में बस एक ही बात है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाओ। जेल से उन्होंने एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। बता दें कि रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए स्टेज पर कुर्सी खाली छोड़ी गई थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वह और अभिषेक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा मुझे और अभिषेक को निशाना बना रही है। हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम भगवा पार्टी की साजिश से डरेंगे भी नहीं। हम सभी से अपील करते हैं कि वह टीएमसी नेताओं और बंगाल के लोगों के खिलाफ बनाई जा रही साजिश से सावधान रहें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का यह बयान भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आया है जिसमें अधिकारी ने कहा था कि सोमवार को एक बड़ा धमाका होगा जिससे टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व हिल जाएगा। वहीं अब शुवेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोलते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा कि एक गद्दार है जो अपने परिवार और अवैध संपत्ति को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो गया। मैं उसे बताना चाहती हूं कि उसके चॉकलेट बम को हम कोई भाव नहीं देते। हम पटाखों से उनका मुकाबला करेंगे। हम पीएम केयर फंड की विसंगतियों के खुलासे के पटाखे, हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख भेजने के जुमलों के पटाखे से जवाब देंगे। वे सिर्फ झूठ फैलाते हैं। बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 82 से 92% मामले ईडी और सीबीआई के विपक्ष के खिलाफ हैं और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही वे बीजेपी में शामिल होते हैं वे साफ हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पर यह हवा कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। कोई भी यही सोचेगा कि बीजेपी पूरी तरह से पवित्र और अच्छी है। जैसे ही कोई शामिल होता है वे साफ हो जाते हैं। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के आरक्षण छीन लेगी। उन्होंने हैदराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते दौरान यह बात कही। ओवैसी ने कहा कि मेरी बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान में संशोधन करेंगे, आरक्षण छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलितों और बीआर अम्बेडकर को मानने वालों को बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी संविधान और कानून बदलना चाहते हैं। बीजेपी कानून बदलना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कराए गए सर्वे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रायोजित होते हैं, इसलिए इन सर्वेक्षणों पर विश्वास ना करें। उन्होंने कल शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और इस बार भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नामांकन कोर्ट के आदेश पर रद्द किया गया। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान उनकी उम्मीदवारी के लिए बतौर समर्थक हस्ताक्षर करने वाले तीनों समर्थक पेश नहीं हुए। इन तीनों समर्थकों ने दावा किया था कि नीलेश कुंभानी के नामांकन फॉर्म में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके चलते भाजपा ने कोर्ट में याचिका देकर नीलेश का नामांकन फॉर्म रद्द करने की मांग की थी, जिस पर आज फैसला आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी केवल 150 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं अब उनके इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीरियस कौन लेता है। राहुल गांधी जी सोच विचार कर बोलते हैं, ऐसा मुझे तो अनुभव नहीं है, ना ही उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा कुछ बताता है। उन्हें जो बताया जाता है वो आगे बढ़ा देते हैं। अभी 4-5 महीने पहले राहुल कहते थे कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जब नतीजे आए? इन तीनों ही राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और एक राज्य में तो हमने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके सरकार बनाई है। तो राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। सिर्फ मैं ही नहीं, जनता भी उनको सीरियस नहीं लेती।
पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान ने कांग्रेस उम्मीदवार और सीट से मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों को सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि कोविड के समय से ही जमीनी स्तर पर उनकी गैर मौजूदगी से लोग असंतुष्ट हैं। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि अधीर रंजन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जरूरी सेंट्रल ग्रांट्स लाने में फेल हुए हैं। लोगों के पास पर्याप्त काम नहीं है और ऐसे में 25 सालों तक सांसद रहने वाले शख्स को जवाब देना चाहिए कि वह क्यों फेल हुए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ने इजराइल के लिए $26 बिलियन की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका इजराइल की एक सैन्य बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक ये प्रतिबंध बटालियन द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के इस कदम की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निंदा की है। उन्होंने कल शनिवार रात कहा कि इजरायली रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे सैनिक आतंकवादी से लड़ रहे हैं। आईडीएफ यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिस इजरायली सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, वह इन कदमों के खिलाफ सभी तरीकों से कार्रवाई करेगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए महिलाओं के 50 किलोग्राम कैटेगरी का कोटा हासिल कर लिया है। एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जीत हासिल करने के बाद विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहीं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि भारत की 2 और महिला पहलवान अंशु मलिक और ऋतिका हुड्डा भी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई हैं। अंशु मलिक ने महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में कोटा हासिल किया, तो वही ऋतिका हुड्डा 76 किलोग्राम कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहीं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।